बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 7 के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के बीच में एक कर्व होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो इस कर्व में कि जो ये OA रीजन है, इस OA रीजन बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट पाथ है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। तो इसको कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब क्या होता है, देखो जैसे ए से भी जाते हैं तो पाथ थोड़ा कर्व्ड आता है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब क्या हुआ, जैसे पॉइंट आप सी पे आए और सी पे आने के बाद आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो वापस अपनी ये इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इस तरह से आप इसको इलास्टिक लिमिट इस तरह से समझ सकते हो। किसी पॉइंट पे आने पर क्या हुआ कि आपने हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इस OB को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। अब क्या होता है, देखो कि आप जैसे ही C से D पे जाते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, D पॉइंट पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस कंपैरेटिवली स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हो स्ट्रेस से कंपैरेटिवली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पर आप फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाता। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है। अब आप D से E पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, मतलब वो टूटना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं रैप्चर। तो इस तरह से आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।